स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। तो साथ ही साथ वे सभी स्टूडेंट जो 6 सेमेस्टर के हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में हिस्ट्री डीएससी का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री डीएससी का मतलब डिसिप्लिन कोर्स का, और उनके हिस्ट्री में सब्जेक्ट का नेम है इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे वैश्विक ताप क्या है। वैश्विक ताप मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हम देखें तो पेपर में इस शब्द को आप सभी से अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक ताप क्या है, या फिर भूमंडलीय तापन क्या है, वैश्विक तापन क्या है। इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में कर लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना है ग्लोबल वार्मिंग ही आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपसे देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का संबंध क्या है कि पृथ्वी का जो तापमान है उसके औसतन में वृद्धि से। जैसे पृथ्वी का तापमान औसतन एवरेज हम देखते हैं कि अगर 30 डिग्री रहता है तो उससे ज़्यादा जब वृद्धि हो जाती है तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, जलवायु का परिवर्तन होना। विश्व में तापमान जो बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, तो जलवायु का परिवर्तन के होने के कारण से जो है वो वैश्विक तापन बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्यावरण में मौजूद अनेकों गैस, पर्यावरण में हमारे बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे जो कि जल वाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ये क्या करती है, जल वाष्प को अपने अंदर समाहित करती है। जल वाष्प को ज़्यादातर कौन, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गर्म गैसें हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गर्म गैसें हैं। और ऊर्जा को ये क्या करती है, अपने अंदर अवशोषित एग्जॉर्ब कर लेती है। इन गैसों में अगर हम देखें, सूर्य का ताप अंतरिक्ष से पुनर्लौट जाता है। अब कई बार क्या होता है, आप सभी को अपनी छोटी क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी पे वायुमंडल में कई सारी परतें हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे बहुत सारे संताप मंडल, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे बहुत सारे मंडल बने हुए हैं। इन मंडलों के अंदर ओजोन लेयर भी है। तो बहुत सारी जो ये लेयर है, सूर्य से जब भी सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर टकराती है और उससे टकरा के वो क्या हो जाती है, बहुत बार रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। रिफ्लेक्ट होकर जाने का मतलब सिंपल सा यही है कि पृथ्वी जो है सूर्य से आने वाली, अगर हम देखें तो 1% किरण भी पूरी तरीके से पृथ्वी पे नहीं आती। अगर इससे इतनी ज़्यादा आएगी तो इससे हमारा तापमान पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगा, हम रहने योग्य नहीं बचेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो वायुमंडल के कमज़ोर होने की वजह से आ रही है और तापमान यहाँ पर पृथ्वी के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे क्या वजह है, यही हम डिस्कस करेंगे और यही पूरा का पूरा जो है भूमंडलीय तापन, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं। तो सूर्य से जो भी ताप है वो अंतरिक्ष से लौट आता है और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर देखें, पृथ्वी का जो औसतन तापमान है वो कितना होता है, 60 F से जो है फ़ारेनहाइट है। F से क्या है, फ़ारेनहाइट है, और वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि इन गैसों के कारण विश्व जो है वो गर्म रहता है। इन गैसों की वजह से ही पूरा का पूरा जो विश्व है वो क्या होता है, गर्म रहता है। और इसीलिए गैसों को ग्रीन हाउस गैसों को कहा जाता है। ऐसी गैसों को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो विश्व का तापमान गर्म कर रही है वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए। जो जैसे CFC गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। इनसे जो है विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ये मुख्य वजह है इसके। ग्रीन हाउस एक छोटे से कांच के घर के समान है। जैसे कांच के अंदर क्या होता है कि गर्मी अंदर आ तो जाती है परंतु वो बाहर निकल नहीं पाती। बाहर क्यों नहीं निकल पाती है, क्योंकि उससे जगह ही नहीं मिलती है। और पृथ्वी में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। विश्व से निकलने वाली जो भी तापमान है उसके अंदर आ तो जा रही है परंतु वो इसी के अंदर कैद रह जाती है। और जिसकी वजह से आप इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि आपने क्या किया है, गर्मी के टाइम पे अपनी कार जो है वो धूप में पार्क कर दी और उसके अंदर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। ग्रीन हाउस और जो सौर ऊर्जा ग्रहण करके वो क्या करती है, कार्य करती है। ग्रीन हाउस गैस कांच के खंडनों के अंदर रोशनी के अंदर प्रवेश तो कर लेती है किंतु ताप को अंदर से बाहर जाने में रोक देती है। फिर ठीक इसी तरीके से जो है हमारा एटमॉस्फेयर भी कर देता है। अब इसका कुछ लाभ भी और कुछ नुकसान भी है। मैं आपको पहले इसका लाभ बताता हूँ। सूर्य से जो किरणें निकलती है वो हमारी धरती पे पहुँची, वो धरती पे पहुँची और धरती पे जैसी सूर्य की किरणें पहुँची, आप ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज़ को, सूर्य की किरणें जैसी धरती पे पहुँची है तो सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो ताप है वो क्या होता है कि दिन के टाइम पे तो गर्म होता है और रात के टाइम पे जो हमारा ये जो
हमारा वायुमंडल है, इसमें जो ये परतें हैं वो क्या करती है, वो रात को सारी किरणें ले जाने से रोकती है और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। नहीं तो रात को, दिन के टाइम तो इतनी गर्मी पड़ जाएगी पूछो मत, और रात के टाइम पे इतनी ठंड हो जाएगी कि पूरा पूरा चारों तरफ जम जाएगा। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने में भी वायुमंडल का रूल है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से क्या हो गया है, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्या हुई है कि तापमान ऊर्जा अंदर आने से क्या होता है, रोक लेती है ये, और इस वजह से क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें खुद ही गर्म है, और ये क्या है कि ये चारों तरफ मौसम इतना गर्म कर देती है पूछो मत। और धूप में खड़ी कार का एक एग्जाम्पल मैंने जैसे कि आपको बताया उस रूप में समझ सकते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे पर्यावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैस क्या है, कांच के घर के समान होते हैं और सूर्य से निकलने वाली किरणें ऐसे ही जैसे कांच के उसके अंदर तो प्रवेश ले लेती है पर परंतु बाहर नहीं निकल पाती। ठीक इसी तरीके से हम इसके अंदर भी देखते हैं कि सूर्य की किरणें आ तो जाती है परंतु यहाँ से बाहर नहीं जा पाती। लेकिन CFC गैसेस जो है, क्लोरोफ्लोरो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी संख्या बढ़ रही है और उसके उत्सर्जन के बढ़ने से तापमान और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यही है क्या, यही है ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पर देखिए, जो भूमि का जो जल है, जीव मंडल है, इस संसार में ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और एक बार अवशोषित होने के बाद में वो ऊर्जा दोबारा वायुमंडल में लौट जाती है। कुछ ऊर्जा अंतरिक्ष में लौट जाती है तो अधिकांश ऊर्जा पर्यावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें उसे क्या करती है, रोक लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य की किरणें आई, हमारे यहाँ पर तापमान को दिन के टाइम पे गर्म किया और शाम के टाइम रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से गैसेस जारी होती है, परंतु ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है, उन्हें जाने नहीं देती, उन्हें अपने अंदर ही एग्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसे अपने अंदर ही एग्जॉर्ब कर लेती है और इसकी वजह से क्या है, तापमान हमारा धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी का बढ़ता जाता है। सबसे मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और ग्रीन हाउस का महत्व अगर हम देखें पूर्ण रूप से तभी है कि पृथ्वी पर जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन तभी संभव हो पाया जब पृथ्वी इतनी भी गर्म नहीं होती और इतनी भी ठंडा नहीं हो पाती, इसी वजह से। परंतु अत्यधिक गर्मी हो जाएगी तो इस वजह से पृथ्वी जो है उस पर प्राकृतिक वनस्पति नष्ट होने लगेगी, पशु पक्षी के रहने लायक नहीं रहेगा, मनुष्य खुद भी नहीं रह पाएगा, तो सबके लिए क्या हो जाएगी, समस्या खड़ी हो सकती है। तापमान में वृद्धि से वर्षा भी असंतुलन की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि तापमान जब बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन का जो सिस्टम है, वाष्पीकरण का सिस्टम है, वो पूरा प्रभावित हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा क्योंकि जितने भी हमारे ग्लेशियर है जो बर्फ़ के रूप में, स्टोर वाटर के रूप में हमारे पहाड़ों पे जमा है, वो सारे के सारे पिघल जाएंगे और नदियों के अंदर क्या होगा, जल मग्न हो जाएगा और नदियों का जल जो है समुद्र के अंदर जाएगा और समुद्र के अंदर जाने के बाद में इसका हम देखते हैं, इसका क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब वैज्ञानिक रूप से हम देखें वैश्विक ताप की वृद्धि होती है, अगर हम देखें वैश्विक ताप यानी विश्व का तापमान जब बढ़ जाता है तो इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि एवरेजली पिछले 100 वर्षों में देखें तो हमने तापमान देखा 1 डिग्री तक लगभग एवरेजली हर एक टाइम पे बढ़ गया है। और ये 1 डिग्री सिर्फ 1 डिग्री नहीं कि 1 डिग्री तो बढ़ा है, ये हमारे रहन सहन, जीव जंतु, हमारा रिसाइकल सिस्टम, हर एक चीज़ के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। 20वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो 1990 के दशक से अब तक सूर्य के तापमान में लगातार वृद्धि अलग अलग देशों में ज़्यादा देखी जा रही है। जहाँ पर पर्यावरण बैलेंस है वहाँ तो ठीक है, लेकिन कई देशों में, कई जगहों पर पर्यावरण जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्तर पे पहुँच चुका है, खतरनाक हो चुका है इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर बहुत तरह की समस्याएं हो रही है। तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग का आप सभी के लिए नॉर्मल सा इंट्रो था। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, औद्योगिक क्रांति के कारण हमारी कृषि व्यवस्था, जलवायु व्यवस्था और पर्यावरण की व्यवस्था, इन सब में बदलाव आना शुरू हो गया है। औद्योगिक क्रांति से पहले जलवायु की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री की संख्या ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, फैक्ट्री से प्रदूषण निकल रहा है, फैक्ट्री से प्रदूषण क्या कर रहा है, वातावरण को गर्म कर रहा है। तो ये एक मेजर फैक्टर रहा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का। आज हम अपने घर में फ्रिज, AC, ये सारी चीज़ें लगवा रहे हैं, इनसे भी ग्रीन हाउस गैसें रिलीज होती है जो वातावरण को गर्म करने में मदद करती है। परंतु जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म के जलने और वनों के कटने के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा। वनों की कटाई की वजह से भी पर्यावरण में क्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सन 1800 से और 21वीं शताब्दी तक तापमान 5 डिग्री बढ़ चुका है, लगभग 5 से 6 डिग्री तक बढ़ चुका है। तो ये औसतन तापमान है। आप सोच के देखो, अगर 40 डिग्री होता है तो 46 हो गया, 46 होता है तो 50+ हो गया। तो यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है।
और तापमान बढ़ने के साथ में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका प्रभाव मौसम पे भी दिख रहा है। मौसम पे प्रभाव दिख रहा है तो बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही तो कृषि उत्पादन में प्रॉब्लम दिख रही है, कृषि उत्पादन में प्रॉब्लम दिख रही है तो भाई भूमि जो है बंजर हो रही है, भूमि बंजर हो रही है तो आप खाना कहाँ से खाओगे। लोगों को सांस लेने में ग्रीनरी कम होती जा रही है तो ऑक्सीजन की जो है कमी हो रही है, या फिर प्रदूषण बढ़ रहा है तो स्वस्थ हम जो ऑक्सीजन हमें चाहिए वैसा ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम देखें समुद्र के अंदर भी तो 100 वर्षों के अंदर भी समुद्र का जो जल स्तर है वो 6 से 8 इंच क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। 6 से 8 इंच बढ़ चुका है और अगली शताब्दी में यह 3 फीट तक यानी 2021 के 2022 चल रही है तो सन 2100 के बाद में अगर देखें हम जो 3 फीट तक बढ़ जाएगा। 3 फीट का मतलब समुद्र का जल स्तर जो हमारी कमर से भी ऊपर आ जाएगा। एक मेजरली मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके कारण हम देख रहे हैं जो तटीय सीमाएं हैं, तटवर्ती सीमाएं, वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तटवर्ती द्वीप जो होंगे, मुंबई जैसे, मैक्सिको जैसे एरिया जो है वो डूबने की कगार पे आ जाएंगी, वहाँ बाढ़ आ जाएंगी। और साथ ही साथ ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो वाटर है वो लवणीय हो जाएगा, पीने योग्य पानी बहुत कम बचेगा। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो जाएगी। जीव जंतु को भी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो उनकी भी जान खतरे में आ जाएगी। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट हमें देखने को ये पर्यावरण पे पड़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, ग्लोबल वार्मिंग का। तो मानव पे भी कई सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव है तो कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव है, दोनों प्रकार से। प्रत्यक्ष प्रभाव कि मनुष्य के लिए तापमान में वृद्धि हो रही है, आर्द्रता जो है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी है उसमें वृद्धि हो रही है, और जो है ताप संबंधित अन्य समस्याएं जो है वो खड़ी हो रही है। अनेक मौसम जो है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं गर्म होते जा रहे हैं और मौसम के अंदर संख्या जो है वो बढ़ सी रही है। और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण जो है वो असंतुलन, वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जल आपूर्ति की बात करें तो तटवर्ती इलाकों में बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ रहा है। हालांकि नदियों के लिए तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन नदियों के पानी कहाँ जा रहा है, नदियों का सारा पानी हमारा समुद्र के अंदर मिल रहा है और वो फिर लवणीय हो रहा है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे कि जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। आई होपफुली आप सभी को ये वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, थोड़ा सा बच गई। और डिस्कस कर देता हूँ मैं आप सभी के सामने कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, जैसे लोगों के बालों, जो बाल हैं बालकों के, है ना, उसका बच्चों के कमज़ोर होना। इसके अलावा लोगों के गंभीर समस्या हो रही है, स्किन कैंसर्स भी हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। CFC गैसेस जो है वो रिलीज ज़्यादा होने की वजह से ओजोन लेयर में छिद्र कर रही है। ओजोन लेयर में जब वो छिद्र कर रही है तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें आ रही है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सब इसके अंदर समझ सकते हैं। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडीज़ का आप सभी के लिए लिंक गिवन है। आप उन वीडियोज़ के गो थ्रू होकर भी क्या कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।